हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। तो समसामयिक भारतीय शिक्षा के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस भी ना हो। और अगर आपको आज के इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके इसे चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे ये फ्री है, तो आप इसका फ्री में यूट्यूब पे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ कि आज की वीडियो में जो प्रश्न है वो क्या है। तो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान का वर्णन कीजिए, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा के सुधार के सुझाव का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। यानी मेनली इसमें जो माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त समस्याएं थी जो देखने को मिलती हैं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, उन समस्याओं का निवारण किस तरह से हो, उन समस्याओं को किस तरह से दूर किया जाए, हमको उसकी बात इस वीडियो में करनी है। तो यही हमारा आज का प्रश्न है और इसी के उत्तर के बारे में हम देखेंगे। तो इस सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं हैं उसके बारे में देखिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि आप कोशिश करिए, मैं कोशिश वैसे करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ। अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको समसामयिक भारतीय शिक्षा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको इस पेपर के और भी वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें आप माध्यमिक शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसको भी देख सकते हैं। तो वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, और आई बटन पे भी कोशिश करूंगी कि देने की, तो वहां पर भी दे दूं। तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप समस्याओं को जान जाते हैं तो उसके निवारण के बारे में आप अपना जो है विचार रख सकते हैं, या फिर उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से दूर किया जाए, किस आयोग ने किस तरह से इसको दूर करने के उपाय बताए हैं समस्याओं को, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर में हेडिंग डालेंगे माध्यमिक शिक्षा की समस्या का समाधान। तो इसमें लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिन्होंने इसके संबंध में अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, लेकिन फिर भी विभिन्न समस्याएं माध्यमिक शिक्षा में बाधक बनी हुई हैं। इन समस्याओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, तभी माध्यमिक शिक्षा बेहतर बनेगी। यानी थोड़ा सा मैंने एक अपने से यहाँ पे पॉइंट रखा है कि माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो देखिए माध्यमिक शिक्षा के सुधार आए, यानी माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें बेहतर हो, इसके लिए कई सारे आयोग आए। माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, फिर कुठारी आयोग, जैसे ये सब सारे आयोग आए। तो सब आयोगों ने क्या किया, अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, यानी अपने अपने सुझाव सभी ने प्रस्तुत किए। जो भी आयोगों का गठन हुआ, सब ने अपने अपने जो है सुझाव जो है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में रखे थे। लेकिन वो सभी सुझाव के बावजूद अभी भी जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। समस्या क्या है वो आप अलग वीडियो में देख लीजिएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसी पेपर के, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी वीडियो की। तो वो जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं, और इन समस्याओं को दूर किए बिना देखिए आप माध्यमिक शिक्षा को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो इन समस्याओं को दूर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उन समस्याओं को किस तरह से दूर किया जाए वो हम आगे एक एक करके देखेंगे। तो लिखेंगे आप माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो किस तरह समझा जा सकता है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा हो जाएगा पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव, यानी अगर पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या है तो उसके लिए क्या सुझाव है। तो लिखेंगे पाठ्यक्रम की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विषयों को सम्मिलित किया जाए, ताकि छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकें। तो जब आप समस्या वाले वीडियो देखेंगे तो भी मैंने ये पॉइंट रखा है कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें पाठ्यक्रम ऐसा है कि वो पाठ्यक्रम छात्रों की योग्यता, रुचि, आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। छात्र को मजबूरीवश वो विषय या वो पाठ्यवस्तु चुनना पड़ता है, वो पाठ्यक्रम जो है पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें वो जो शिक्षा उनको मिलती है वो इतना गुणवत्तापूर्ण नहीं होती, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते। तो जब इसमें यह है कि अगर जो पाठ्यक्रम हमारा है, अगर उसमें अधिक से अधिक मतलब विषय होंगे, सब्जेक्ट होंगे, तो बच्चे क्या कर पाएंगे, बच्चे चुन पाएंगे कि नहीं मेरा
इंटरेस्ट इस विषय में ज़्यादा है तो मैं ये विषय चूज करूँगी, ये मेरा इसके साथ साथ ये वाला विषय और ये वाला विषय मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ये चूज करूँगी। अगर उनके पास विषयों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो अपने इंटरेस्ट के साथ विषय को चुन पाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि पाठ्यक्रम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा विषय को सम्मिलित किया जाए कि बच्चा अपने हिसाब से अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है विषयों का चुनाव कर सके। इससे क्या होगा, जब बच्चा अपने रुचि के हिसाब से विषय को चुनता है तो आप भी जानते हैं कि जब आप किसी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है तो आप उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे वो शिक्षा आप बेहतरीन तरीके से लेंगे। यानी वो शिक्षा कैसी होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको मिलेगी क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, मन लगता है आपको वो विषय पढ़ने में। तो इस तरह से हम जो है पाठ्यक्रम से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो दूर कर सकते हैं। दूसरा है परीक्षा प्रणाली की समस्या से संबंधित सुझाव। तो यहाँ पर लिखेंगे, परीक्षा प्रणाली की समस्याओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षा प्रणाली में समयानुसार परिवर्तन किए जाएं तथा अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों के द्वारा अर्जित ज्ञान को आंकने का प्रयास किया जाए। तो देखिए समस्या क्या है, जैसे आपको भी पता है कि नॉर्मली माध्यमिक शिक्षा पे क्या है कि बच्चों का लास्ट में एक पेपर हो जाता है, एक तरह से हम कहें तो समेटिव जो एग्ज़ाम होता है यानी मूल्यांकन होता है। पूरा एक साल पूरा पढ़ा लिया, फिर बच्चों का एक पेपर होता है यानी एक एग्ज़ाम होता है जिसके आधार पे बच्चा अगर फेल होता है तो वो उसी कक्षा में रह जाता है, पास होता है तो वो अगली कक्षा में चला जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चा क्या करता है, वो सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ता है या जो भी विषय वस्तु वो पढ़ता है वो उसमें रुचि के साथ नहीं पढ़ता या सब कुछ अच्छे से नहीं पढ़ता। वो क्या करता है, आपको भी ये पता है, आपको भी पेपर देना होता है तो आप क्या करते हैं, मोस्टली प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसी को रट लेते हैं और पेपर दे के आ जाते हैं। लेकिन क्या आपकी शिक्षा बेहतरीन है, जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो आपको अच्छे से समझ में आया है कि केवल आप रट चुके हैं, उसको रट के केवल पेपर दे दिया? नहीं ना, आपको उसको समझना होगा तभी आपकी शिक्षा को बेहतरीन माना जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा जो है, जो आपकी 9th से लेकर 12th तक की शिक्षा है, वो क्या है कि उसमें एग्ज़ाम के डर से बच्चा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ के पेपर दे देता है। तो इस तरह के जो पेपर यानी इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उससे बच्चों की ज्ञान को हम बेहतर नहीं बना पाते हैं। तो वहाँ यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि हमको समय के अनुसार जो है जो परीक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा और बच्चों को अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिक ढंग से जो भी वो सीखे हैं उसकी जांच करनी पड़ेगी। जैसे आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ा लिए तो आप उससे रिलेटेड बीच बीच में क्वेश्चन करते रहिए कि बच्चा उस चीज़ को समझ पाया है कि नहीं। केवल लास्ट में आप एक एग्ज़ाम ले लेंगे और उसके आधार पे सब कुछ कर लेंगे तो उतना बेहतर नहीं होगा। इसीलिए फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू समेटिव के। तो इसीलिए हमें जो परीक्षा प्रणाली है वो हमें मतलब समय के अनुसार चेंज करनी पड़ेगी और इस तरह करना पड़ेगा कि बच्चों के ज्ञान को हम आंक सकें और बेहतरीन तरीके से आंक सके। ऐसा नहीं कि केवल हम ये देख रहे हैं कि बच्चा पास हो रहा है फेल, हम ये जांचने की कोशिश करें कि बच्चा जो सीख रहा है वो अच्छे से सीख रहा है कि नहीं, वो सारे जो भी चीज़ें उसे सिखाई गई हैं वो उसको समझ के सीख पाया है कि नहीं, केवल रटा तो नहीं है। ऐसा ये हमको देखते रहना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो परीक्षा प्रणाली की समस्या है इस तरह से हम दूर कर सकते हैं कि हम अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों के द्वारा अर्जित ज्ञान को आंकने का प्रयास करें। तीसरा है शिक्षा की दोषपूर्ण नीति से संबंधित सुझाव। तो शिक्षण विधियां ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा की दोषपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए छात्र व शिक्षक को परंपरागत शिक्षण विधियों के बजाय नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाए तथा नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। यानी जो दोषपूर्ण नीति है शिक्षा की, कि पहले एक नीति थी ना, जैसे पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, ये विधियाँ जो मोस्टली हम लोग यूज कर लेते हैं एक परंपरागत विधि के अंतर्गत, तो बच्चों को केवल हमने समझा दिया, बोल के बता दिया, इस तरह से हमने समझा दिया। जो पहले की जो परंपरागत जो चली आ रही हैं वो विधियाँ, उन विधियों को हमें बदलना पड़ेगा। उन विधियों को समाप्त करके हमें उन विधियों का चयन करना पड़ेगा जिसमें कि छात्र और शिक्षक दोनों क्या करें, आपस में एक दूसरे से बहुत
अच्छे से अंतःक्रिया कर पाएँ, यानी शिक्षक जो है छात्रों को जो भी वो पढ़ा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए और छात्र उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। यानी बहुत नई नई शिक्षण विधियों को हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रदर्शन विधि का यूज करते हैं, मॉडल वगैरह का जो यूज करते हैं, उसकी मदद से अपने चीज़ों को समझाता है अध्यापक, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ समझते हैं। इसके अलावा आप श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके समझाइए, बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आप प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब हाँ, ये कहने का तात्पर्य इतना है कि जो है हमें शिक्षण की जो विधियां हैं जो पहले से चली आ रही हैं उन विधियों में बदलाव करने की ज़रूरत है और उन विधियों को अपनाने की ज़रूरत है जिससे क्या हो, बच्चे और अध्यापक दोनों को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में रुचि जो है जो रुचि है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो पाए और जो शिक्षण विधियां हैं उन विधियों के प्रयोग से बच्चा बहुत चीज़ों को आसानी से समझ पाए। तो इस तरह से भी हम इस तरह की समस्या को समाधान कर सकते हैं। चौथा है शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित सुझाव। तो लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की आयोग ने कहा कि आज माध्यमिक स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य ऐसे मेधावी छात्रों को उत्पन्न करना होना चाहिए जो निष्पक्ष व तार्किक सूझबूझ के साथ अपने विचार प्रकट करना सीखें। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना भी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी अब इसमें है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित सुझाव है कि हमें माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जो है मतलब हम कहें तो उद्देश्यों को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य है उसमें स्पष्टीकरण एक तरह से नहीं है। तो कोशिश हमें ये करना है कि जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं वो हमें इस तरह बनाने हैं कि जो वर्तमान समय की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो उद्देश्य हो। ऐसा नहीं कि पहले क्या उद्देश्य था। जैसे अगर हम बात कहें कि आज़ादी के बाद जो उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा का, क्या आपको लगता है कि वही उद्देश्य अभी भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालात अलग है, सिचुएशन अलग है, बच्चे अलग है, शिक्षण की विधियाँ अलग हैं और आजकल जो जनरेशन चल रही है वो आप देखो तो डिजिटल होती चली जा रही है सारी चीज़ें। तो जो उद्देश्य है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आज के यानी वर्तमान जो स्थिति है समाज की उसमें क्या नीड है, वो वर्तमान समय में बच्चों की क्या नीड है शिक्षा की, उसको ध्यान में रखकर हमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। और साथ ही साथ एक उद्देश्य हम ये भी कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाए वो बच्चों को इस तरह से समझाई जाए, साथ ही साथ कि वो उसका आगे उपयोग भी करें और साथ ही साथ उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी हमें बेहतर करना पड़ेगा। उनमें इतना आत्मविश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा कि वो अपनी जो भी विचार है उसको स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से सोच विचार कर व्यक्त करना वो सीखें। जैसे नॉर्मली क्या होता था कि बच्चे पहले क्या होता था कि मोस्टली जो भी एजुकेशन चलती थी, शिक्षा प्रणाली चलती थी, उसमें शिक्षक ज़्यादा प्रभावी होता था। शिक्षक ने अगर कुछ कह दिया तो बच्चे उस चीज़ को सुन लेते थे। और अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे कि अगर उन्हें नहीं भी समझ में आता था तो वो हाँ जो भी शिक्षक बोलता था समझ में आया। बच्चे इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपनी बातों को रख सकें, तो वो क्या करते थे, हाँ कर देते हैं। और अभी भी कुछ जगह ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो उद्देश्य है माध्यमिक स्कूलों का वो ये होना चाहिए कि वो ऐसे मेधावी छात्रों को उनको उत्पन्न करना होगा कि वो छात्र अपने विचारों को बिना डरे बेझिझक रूप से सूझबूझ के साथ अपने बातों को रख सके। अगर उसे नहीं भी समझ में आता है तो वो अपनी बातों को वहाँ पे बोले, अगर कुछ भी डाउट है तो वो भी उस चीज़ को बोले। तो यानी अपने मोस्टली विचारों को वो प्रकट करना सीखे। और साथ ही साथ एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बच्चों का हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। यानी बच्चों का ऐसा नहीं कि बच्चों का केवल हमें बौद्धिक क्षमता विकसित करना है, हमें बच्चे की पर्सनालिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि वो आगे जाके उसे ऐसा ना लगे। जैसे आपने भी कुछ बच्चों को ऐसा देखा होगा कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी के सामने अगर उन्हें वो चीज़ें समझ में भी आती है ना वो उस चीज़ को अच्छे से रख पाए। ऐसा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा काफ़ी लोगों में। यानी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास नॉलेज तो बहुत होता है लेकिन शायद वो इतना कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं होता कि वो बाहर जाकर अपनी ज्ञान को उतना दूसरों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर पाएँ।
तो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहिए कि बच्चा बेझिझक आगे एजुकेशन में भी अपनी प्रतिभा को निखार सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है माध्यमिक शिक्षा की बच्चों का हमें सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा, हर तरह से चौमुखी विकास करने पर ध्यान देना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं कि बच्चों को हम केवल पढ़ने पे ही जोर दें, बच्चों का हमें आत्मविश्वास भी बूस्टअप करना पड़ेगा, उनकी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट करने पर ध्यान देना होगा। तो ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये भी इस तरह से भी आप जो भी शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित समस्याएं हैं उसके लिए आप इस तरह के सुझाव को अपना सकते हैं। पांचवा हमारा है अनुशासन की समस्या से संबंधित सुझाव। यानी नॉर्मली आप देखोगे तो माध्यमिक शिक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो अनुशासन में जो समस्या है उसको किस तरह से निवारण उसका किया जा सकता है वो देखिए यहाँ पे किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि अनुशासन को विद्यालयों में स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम अनुशासन की समस्या को दूर करना होगा और छात्रों को अनुशासित जीवन के महत्व के बारे में शिक्षित करना होगा तभी विद्यालय में अनुशासन स्थापित हो पाएगा। यानी इस एज में क्या होता है, किशोरावस्था देखिए इसी एज में आती है और इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। तो अनुशासनहीनता की समस्या हमें इस एज ग्रुप में देखने को मिलती है। यानी ये जो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चे होते हैं उन बच्चों में हमें इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना होगा, पहले हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि बच्चों को हम अनुशासन के बारे में समझाएं, उसके क्या बेनिफिट है, आगे आप लाइफ में किस तरह से अनुशासन को अगर आप बनाए रखेंगे तो आप किस तरह से आगे अपनी जो भी आपके गोल्स है उसको पूरा कर पाएंगे। तो अनुशासन का जो महत्व है, अनुशासित जीवन का जो महत्व है, बच्चों को उसके बारे में शिक्षित करना पड़ेगा और ये काम अध्यापक या जो भी विद्यालय प्रशासन है उसको करना पड़ेगा। तभी जो है आप इस तरह की जो भी समस्या है अनुशासन से संबंधित आप उसको दूर कर पाएंगे और विद्यालय में जो है अनुशासन स्थापित कर पाएंगे। और अनुशासनहीनता के लिए केवल बच्चे जिम्मेदार नहीं है, आपका विद्यालय प्रशासन भी जिम्मेदार है, आपकी शिक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार है। तो हर एक चीज़ों को ध्यान में रख कर हमें अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने की ट्राई करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट है शिक्षा के निम्न स्तर की समस्या का समाधान। तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए तथा उनके वेतन में भी सुधार किया जाना चाहिए। तो समस्या देखिए ये है कि माध्यमिक शिक्षा में जो है पहले तो जो वेतन है वो इतना कम है कि ज़्यादातर जो योग्य शिक्षक हैं या प्रशिक्षित शिक्षक हैं वो सोचते हैं कि इतना वेतन कम है कि हम क्या ही पढ़ाएं। तो वो उसके लिए क्या करते हैं कि अपना अलग सेक्शन देखने लगते हैं कि हम कहाँ से पैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो वो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं या फिर कोई और भी काम कर सकते हैं। वो विद्यालय में पढ़ाने के बजाय कुछ अलग ऑप्शन चूज करते हैं। तो ये समस्या क्यों है, क्योंकि उनका वेतन कम है। तो वेतन में सुधार करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें जो माध्यमिक शिक्षा है उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये ट्राई करना पड़ेगा कि हम जो अध्यापक चूज करें वो योग्य शिक्षक हों। यानी इस तरह से करना पड़ेगा कि अगर किसी विषय जो भी विषय अगर विद्यालय में है उसके लिए हमें उस विषय के योग्य शिक्षकों का ही चयन करना पड़ेगा, तभी माध्यमिक शिक्षा में के जो स्तर है उसको आप ऊंचा उठा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि वेतन कम होने की वजह से पहले तो योग्य शिक्षक ज़्यादातर नहीं जाते हैं शिक्षण क्षेत्र में, जिस वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये कि विद्यालय इतना दूर होने के कारण बहुत से शिक्षक इसलिए भी नहीं जाते कि क्योंकि जो ग्रामीण या फिर दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि अध्यापक वहाँ जाए या फिर सफल हो पाए वहाँ जाके। तो वो भी हमें यानी हर एक चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर कोशिश करनी पड़ेगी कि हम वेतन को इतना बेहतर कर दें कि योग्य शिक्षक अगर हैं तो वो शिक्षण क्षेत्र में आएँ और अपनी प्रतिभा के माध्यम से बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएँ। तो इस तरह से भी हम अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं कि वेतन को अच्छा करके और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करके हम शिक्षा की जो माध्यमिक शिक्षा का स्तर है उसको बेहतर बना सकते हैं। सातवां है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या से संबंधित सुझाव। तो अपव्यय क्या है, यानी जब अगर बच्चा बार बार देखिए जैसे क्लास में फेल हो रहा है तो उसका जितना पैसा उस साल में लगा फिर से लगेगा, तो वहाँ पे धन का तो अपव्यय ही हो रहा है। दूसरा अवरोधन का मतलब अगर कुछ बच्चे फेल होते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या ही मतलब है पढ़ने का, तो वो पढ़ाई बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अवरोधन उत्पन्न करती हैं। माध्यमिक शिक्षा में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो माध्यमिक शिक्षा की इस तरह प्राथमिक शिक्षा की तरह माध्यमिक शिक्षा में भी अपव्यय एवं
अवरोधन की समस्या व्याप्त है। इस समस्या को दूर करने के लिए निम्न सुझाव इस प्रकार है। तो अभी मैंने बता दिया कि अपव्यय एवं अवरोधन क्या है ना, तो उसकी समस्या को देखिए आप किस तरह दूर कर सकते हैं। पहला इसमें है कि शिक्षण का कार्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। जब शिक्षण कार्य प्रशिक्षित शिक्षक करेगा तो वो बच्चों को हर एक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझा पाएगा, जिसकी वजह से बच्चा जो है अगर चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा तो वो फेल भी नहीं होगा, वो आगे की कक्षाओं में जाएगा और सीधी सी बात है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी भी करेगा। ठीक है, तो एक ये भी तरीका अपनाया जा सकता है। दूसरा तरीका है विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग माइंडसेट के होते हैं। हर बच्चा एक तरह तो नहीं होता, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके समझने की शैली भी अलग होती है। कुछ बच्चों को व्याख्या से ही समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को आप प्रदर्शन विधि का यूज करते हो, कुछ को प्रयोगशाला विधि का उपयोग करके बता सकते हो, कुछ को खोज विधि का प्रयोग करके, आगमन विधि का, जो भी विधियाँ हैं मतलब अलग अलग विधियों का प्रयोग आप करिए। जिस विधि से भी बच्चा समझता है उस विधि का प्रयोग करके अगर आप बच्चे को शिक्षा अगर समझाएं तो बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझ लेगा और शायद ये जो समस्या है अपव्यय अवरोधन वाली वो भी ना हो, तो यानी वो भी दूर हो जाएगी। तो एक ये तरीका है। इसी में आगे तीसरा तरीका है कि छात्रों को क्रिया विधि द्वारा शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी मोस्टली बच्चों को करके सीखने की विधि जो है, यानी क्रिया विधि, यानी बच्चा जो भी चीज़ें आप पढ़ाएं उसे आप करके बच्चों को सीखने दें। जिससे क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर कोई भी जो भी चीज़ें सीख रहा है अगर वो उसे करके सीखेगा, अगर वो करके सीखने योग्य होगा तो करके सीखेगा तो बच्चे के माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, बच्चा उस चीज़ को जल्दी भूलता नहीं है, तो उसके माइंड में वो चीज़ें बहुत अच्छे समय के लिए स्टोर हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं। चौथा इसी में है छात्रों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर अस्वस्थ छात्र कक्षा में उपस्थित रहते हैं जिससे वे परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यानी नॉर्मली क्या है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर वही बच्चे नहीं आते हैं क्लास या फिर पढ़ाई करने जो बीमार होते हैं, तो बीमारी की वजह से वो क्लास में अनुपस्थित रहते हैं और जब परीक्षा होता है तो वो फेल हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को स्वास्थ्य पर भी माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ध्यान देने लगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे तो वो क्लास करेंगे, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी बच्चा जब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा और अपनी परीक्षा में फेल भी नहीं होगा, और इस तरह से माध्यमिक शिक्षा को वो अच्छे से पूरा कर पाएगा। तो ये सारी तरीके से आप जो है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को दूर कर पाएंगे। तो इत्यादि मैंने लिख दिया है कि बहुत सारी, देखिए अब तो बहुत सारी तरीके और भी हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो मैंने 7 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मुझे लगता है इतना इनफ है। शब्द सीमा भी ध्यान में रखनी है, लेकिन और भी कई सारे पॉइंट हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे सामाजिक चेतना के लिए आप जागरूकता रैली अभियान निकाल सकते हैं और उस समस्या को दूर कर सकते हैं, यानी लोगों को सचेत कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, कितना ज़रूरी है ये आगे के समय के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे मैंने लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि इन सुझावों की सहायता से माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो यहाँ पर बस ये वीडियो समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।